हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगह दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब सरकारी कर्मचारी बनना है। रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो जुड़ जाएगा, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो अपने सीने में आग लगा के रखिएगा जो सिलेक्शन के नाम की होनी चाहिए और सिलेक्शन के बिना किसी भी हालत में नहीं बुझनी चाहिए। और सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत की जाती है। सुबह सुबह का समय है, कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा और अपने आप को आगे की तरफ उजागर करने की कोशिश कीजिएगा। अपने माता पिता के सपनों के बारे में सोचे, अपने सपने के बारे में सोचे और इस मंजिल की तरफ आगे बढ़े। मंजिल को यह एहसास कराना है कि मैं ज्यादा मेहनत करके आया हूं, तू जरा कमजोर है, तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। मंजिल आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, आप नॉर्थ साइड के ऊपर हावी हो जाओ, सफलता डेफिनेटली निकल के आएगी। चलेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखेगा, चारों ऑप्शन को देखेगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर जरूर करेगा, क्योंकि कमेंट ही आप लोगों के कॉन्फिडेंस को उजागर करके लाएगा। तो आज के दिन के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखना है और फिर जवाब देना है। क्या बात है, इधर ग्राफ उधर क्वेश्चन। अभी तक जिस विद्यार्थी ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर देना, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्वेश्चन ने पूछा, आइडेंटिफाई द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर शो इन दिस फोटोग्राफ। इस फोटो में दिखाए गए मेंटल डिसऑर्डर को देखो, देखो सब कुछ फोटो में लिखा हुआ है। सी जवाब आ गया सबका, वाह बेटा मौज कर दी। यूथाइमिया, डिप्रेशन, मेनिया, सब साइनोडियल डिप्रेशन, डिप्रेशन, हाइपोमेनिया। चलो सवाल को पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कंडीशन है, किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, यानी ये कोई मरीज का मूड है जो यूं चल रहा है प्यारे दोस्तों। अरे ये कोई किसी भी मरीज का मूड यूं चल रहा है और इस ग्राफ के ऊपर अपन ने एक लाइन खींच दी है। ये मैंने वापस से आपके सामने अपने अनुसार ये सेम टू सेम चीज बना दी, ये सेम टू सेम चीज बना दी। जो ग्राफ उधर नहीं दिख रहा है इधर देखो। तो प्यारे दोस्तों यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है यूथाइमिया। यूथाइमिया का मतलब नॉर्मल मूड। यूथाइमिया का मतलब नॉर्मल मूड, यानी मरीज का जो मूड की कैविटी चल रही है वो उसी प्रकार से नॉर्मल, आपका मेरा वैसा। चलो इस ग्राफ में नेक्स्ट आ गया, नीचे की तरफ गिर गया, यानी इसे बोलेंगे डिप्रेशन। ऊपर की तरफ चला गया, इसे बोलेंगे मेनिया। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन, तो ध्यान रखिएगा डिक्रीज द साइटोमोटर एक्टिविटी। किसी भी मरीज के साइटोमोटर एक्टिविटी का घट जाना क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा डिप्रेशन कहलाता है। डिक्रीज पर्पजफुल, डिक्रीज पर्पजफुल साइटोमोटर एक्टिविटी। पर्पजफुल साइटोमोटर एक्टिविटी का घट जाना क्या कहलाता है, डिप्रेशन। और वहीं पे क्या होता है, इंक्रीज पर्पजलेस, इंक्रीज पर्पजलेस साइटोमोटर एक्टिविटी। अरे पर्पजलेस साइटोमोटर एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा सर उसे बोला जाता है मेनिया। अरे उसे क्या बोला जाता है, मेनिया। तो ये क्या देखने को मिलता है, इसे क्या बोल दिया अपन ने, डिप्रेशन बोल दिया। और इसे क्या बोल दिया प्यारे दोस्तों, इसे मेनिया बोल दिया। तो उधर डिप्रेशन है, इधर मेनिया है। चलो इधर वापस से डिप्रेशन आ गया, ये वापस से यहां नॉर्मल सी रेखा आ गई है। इसके बाद फिर डिप्रेशन है, फिर आपका हल्का सा मूड, यहां मूड का एलिवेशन वो ज्यादा था, यहां कम हुआ। तो एलिवेशन ऑफ मूड के अंदर अलग अलग स्टेज देते हैं, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, एस्टेसी देते हैं या नहीं देते हैं। 4 प्रकार की स्टेज देते हैं, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, एस्टेसी। तो जो यूफोरिया होता है, यूफोरिया को हाइपोमेनिया बोला जाता है। अरे यूफोरिया को क्या बोला जाता है, तो इंक्रीज द साइटोमोटर एक्टिविटी के साथ में उसे हाइपोमेनिया नाम देते हैं। तो इसे यहां मैं हाइपोमेनिया लिख सकता हूं,
हाइपोमेनिया का मतलब हल्का सा, माइल्ड एलिवेशन ऑफ द मूड इज कॉल्ड हाइपोमेनिया। तो ये वाली चीज है। लेकिन कुल मिलाकर के मूड का फ्लक्चुलेट होना, अरे मूड का फ्लक्चुलेट होना कहलाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। अरे क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहलाता है। राइट आंसर बी जाता है, यानी जिसमें डिप्रेशन और मेनिया दोनों होते हैं। अरे जिसमें डिप्रेशन प्लस मेनिया दोनों देखने को मिलता है, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम होती है। जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है? लिथियम देखने को मिलती है। व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोथाइमिया? तो साइक्लोथाइमिया का मतलब चेंजेबल मूड जो देखने को मिलता है। साइक्लोथाइमिया सिर्फ मूड की स्टेज है, न कि डिसऑर्डर है। साइक्लोथाइमिया आपका एक सिम्टम के रूप में होता है, यानी ये जो चीज देखने को मिल रही है इसी को साइक्लोथाइमिया बोला जाता है। उड़ा दीजिएगा। नेक्स्ट होता है, एक देखने को मिलता है यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन पाया जाता है, ज्यादातर जो फीमेल में होता है। ध्यान रखिएगा, उसी को डिसथाइमिया बोलते हैं। उसी को डिसथाइमिया, डिस का मतलब डिफिकल्टी और थाइमिया का मतलब मूड वाली कंडीशन में, इसे डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। डिसथाइमिया डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखा जाता है। यह आपका बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज में देखा जाता है। और रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, रिकरेंट का मतलब अभी मरीज में रिकरेंट चल रहा है, तो ये वाला। बाकी आपको डबल डिप्रेशन वगैरह सूरज सर ने पढ़ा दिए थे एक अलग से वीडियो अपलोड करके। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, 2 साल में कौन सा होता है, 2 साल में रिपीटेड कौन सा होता है, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। तो ये ग्राफ आपका लिथियम के लिए देखने को, सॉरी बीपीडी का देखने को मिलता है, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम देखने को मिलती है। बाकी लिथियम के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं जो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, जिसका लिथियम का डोज 0.82 1.2 होता है। 1.5 से ऊपर टॉक्सिसिटी, 2 से ऊपर मॉडरेट और 2.5 से ऊपर सीवियर होती है। 4 के ऊपर हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। लिथियम वाले मरीज को पानी ज्यादा पिलाना है, सोडियम की कंसंट्रेशन को देखना है। हाइपोनेट्रीमिया को लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम में ल्यूकोसाइट के नंबर बढ़ जाते हैं, ट्रिमर आता है, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, यूरिन बढ़ जाता है, और भैया जी एब्स्टीन एनामली जैसी चीजें भी करता है। ये तमाम चीजें भी लिथियम के साथ में देखते रहना है। यूरिन आउटपुट को भी देखते रहना है, इंपॉर्टेंट चीजें। क्लियर है? याद रखिएगा। राइट आंसर क्या चला गया? सी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहेगा। ये आंकड़ा अटका अटका कैसे नजर आने लगा है प्यारे दोस्तों? अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा। वो कहते हैं ना, जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। एक बच्चा लिख रहा है उनका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सी डी। चलो सवाल को पढ़ते हैं। When obtaining a diet history of a client with anemia, एक एनीमिया का मरीज है जिसमें खून की कमी आ गई, उसमें डाइट हिस्ट्री ली जा रही है। अरे द नर्स शुड इंक्लूड द क्वेश्चन स्पेशली अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर द मोस्ट लाइकली टू मिसिंग इन द क्लाइंट डाइट। एक मरीज है जिसमें खून की कमी आ गई है और उसमें बोला जा रहा है कि आपके खाने पीने में इसकी कमी है, इसके कारण आपको एनीमिया हुआ। तो पहला बोल रहा है विटामिन B6 क्या ब्लड बनाने में, तो कुल मिलाकर के आपको वो प्रोडक्ट ढूंढने हैं जो हीमोपोएसिस करवाते हैं। हीमोपोएसिस वाले कंपोनेंट को ढूंढना है। अरे कौन से कंपोनेंट को ढूंढना है? हीमोपोएसिस वाले कंपोनेंट को। तो पहला बोल दिया विटामिन B6, दूसरा विटामिन K, विटामिन B12, आयरन और विटामिन C। बहुत आसान है प्यारे दोस्तों। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। अरे पायरिडॉक्सिन, मैंने आपको जब पायरिडॉक्सिन के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जब मैंने आपको आइसोनियाजाइड पढ़ाया उस दिन मैंने बोला था आइसोनियाजाइड विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन को कम करती है। आप लोगों को एक चीज याद होगी, मैंने बोला था एंटी ट्यूबरकुलर में आइसोनियाजाइड जिस दिन पढ़ाई थी, आइसोनियाजाइड जिसको आप H से या INH से लिख रहे थे, मैंने बोला था कि ये क्या करती है? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B6, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B6। ये वो विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन को कम करती है।
और जो विटामिन B6 का एब्जॉर्प्शन कम करेगी। तो अब मैंने बताया था फिर विटामिन B6 का फंक्शन, यहां मैंने आपको विटामिन B6 का फंक्शन बताया था और फंक्शन में दो चीज बताई थी। एक तो ये करती है गाबा का सिंथेसिस, अरे ध्यान रखिएगा, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड गाबा का क्या करती है, सिंथेसिस करती है। क्या करती है, गाबा का सिंथेसिस। और दूसरा मैंने बोला था ये करती है हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस का काम करती है। ये दोनों चीजें जब एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाएगा तो फंक्शन अपने आप कम हो जाएगा। वहीं पे प्यारे मित्रों मैंने आपको बताया था कि गाबा क्या करती है, तो गाबा ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को कम करने का काम करती है। वहीं पे गाबा का फंक्शन क्या होता है, तो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को कम करना। ब्रेन की एबनॉर्मल, अरे ब्रेन की एबनॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, ब्रेन की एबनॉर्मल जो एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज करने का काम करता है कौन, गाबा। ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को कम करने का काम करता है गाबा। अब न तो विटामिन B6 का सिंथेसिस हो रहा है, क्या गाबा बना, नहीं बना। और गाबा नहीं बना तो अब ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी कम हुई, नहीं हुई, तो बढ़ जाएगी। हीमोपोइसिस होगा, नहीं होगा। और जब हीमोपोइसिस का मतलब खून का निर्माण नहीं होगा तो एनीमिया। और इसके मैंने साइड इफेक्ट के रूप में आपको लिखा था, इस मरीज के साइड इफेक्ट आता है जिसको अपन ने बोला था चेंज, चेंज। और इस चेंज के अंदर याद करने के लिए मैंने क्या बोला था, चेंज इन मेमोरी। क्या बोला था, चेंज इन मेमोरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिला था, हेल्यूसिनेशन। अरे एच का मतलब हेल्यूसिनेशन, ए का मतलब क्या देखने को मिलता है, एनीमिया। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, न्यूरोपैथी देखने को मिलता है। एन का मतलब न्यूरोपैथी। और मोस्ट कॉमन कौन सी देखने को मिलती है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। पेरीफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, जी का मतलब देखने को मिलता है गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया। और नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, यूफोरिया देखने को मिलता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई प्यारे मित्रों, पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, पढ़ाई थी। अरे जिन बच्चों को याद होगी, जिन्होंने पढ़ने की कोशिश की थी। तो ये आपके विटामिन B6, इसी को तो कहते हैं 360, जो कंसेप्ट लॉजिक रैशनल को खोल के रख देता है। ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा आज बड़ा अटका अटका लगता है, मुझे लगता है सारे बच्चे कहां चले गए। चलो तो याद रखिएगा, विटामिन B6 हीमोपोइसिस कराता, क्या विटामिन के हीमोपोइसिस कराता है, नहीं सर, ये क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है, ये क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण करता है। किसका करता है, क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण करता है 2, 7, 9, 10। अरे ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं बनेगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर गड़बड़ा जाएगा, एक्सट्रिंसिक फैक्टर गड़बड़ा जाएगा, उड़ा दो। नेक्स्ट हो गया विटामिन B12 है, जिसका नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामाइन के नाम से जाना जाता है। और ये साइनोकोबालामिन प्यारे मित्रों जो होता है, साइनोकोबालामिन जो देखने को मिलता है, ये इसके लिए हीमोपोइसिस करवाता है, जरूर करवाता है। और अगर ये नहीं करवाएगा तो इसके कारण क्या देखने को मिलता है, परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया देखने को मिलता है, जिसका क्लासिकल फीचर्स रेड बीफी कलर टंग देखने को मिलती है। टोटल गैस्ट्रेक्टमी या सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी के मरीज में हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करने वाले फैक्टर का नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, उसकी कमी आ जाती है तो यह भी करता है। आयरन ब्लड बनाने में मदद करता है, जरूर करता है। आयरन बोले तो Fe+3, अरे फेरिटिन जिसे बोलोगे मदद करता है। विटामिन C सर एस्कॉर्बिक एसिड नहीं करता है, तो राइट आंसर जाएगा ACD। अरे राइट आंसर क्या देखने को मिलता है मुन्ना, एसिडी चला जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे राइट आंसर क्या चला गया, एसिडी देखने को मिलेगा। ये नो डाउट आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन हीमोपोइसिस नहीं करवाता, इसकी कमी के कारण स्कर भी होता है। क्या देखने को मिलता है, इसके कारण स्कर भी देखने को मिलता है। इसके कारण क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसीलिए बच्चे के जन्म के टाइम ही उसे लगाया जाता है विटामिन के का इंजेक्शन 1 mg हाफ ml। जन्म के टाइम 1 mg हाफ ml लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे लगाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे वास्टस लेटरलिस बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहेगा ये वाला, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। मदद करता है लेकिन हीमोपोइसिस को नहीं रोकता ना, मदद एक अलग चीज होती है, एक तो प्रॉपर रोकना और एक मदद करना, तो वो इनडायरेक्टली मदद करता है। विटामिन सी हेल्प इनडायरेक्टली, नॉट ए डायरेक्टली। साटा आटा बाटा टाटा, नहीं रखना है जिंदगी में कोई घाटा।
चलो बी डी बी डी अलग अलग आ रहे हैं। द नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड स्केलेटल ट्रैक्शन, बहुत बढ़िया। स्केलेटल ट्रैक्शन का मतलब भारी भरकम अंदर पिन विन लगा के लगने वाला ट्रैक्शन जिसका वजन 13 से 15 किलो के आसपास हो जाएगा, 18 तक चला जाएगा। एंड नोटिस दैट द वेट आर ऑन द फ्लोर, और उसने नोटिस किया है कि वजन फ्लोर की तरफ जाने लगा है। अरे भैया जी क्या होने लगा है, वजन फ्लोर की तरफ जाने लगा है, चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू नेक्स्ट, नर्स को अगला कदम क्या उठाना चाहिए। पहला बोल दिया राइज द वेट सो दैट द चाइल्ड कैन मूव अप इन बेड। अरे जब बच्चा बेड की तरफ आए तो वजन को ऊपर कर दो, तो ऊपर नीचे नहीं किया जाता, वेट हमेशा हैंग होना चाहिए। पुलीज डू नॉट टच द फ्लोर, इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार बना करके लिख लीजिएगा इस चीज को। क्या बोल रहा हूं, पुली डज नॉट टच द फ्लोर। अरे पुलिस कभी भी फ्लोर को टच नहीं करना चाहिए, यह अति महत्वपूर्ण चीज है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। दूसरा हो गया कि भैया जी नोटिफाइड द फिजिशियन इमीडिएटली, अरे पहले वजन का कुछ कर फिर डॉक्टर साहब को बुला उड़ा दो। अरे पुट द फूड ऑफ द बेड ऑन ब्लॉक, अरे ये पैर को ब्लॉक के ऊपर ही रख दो। नहीं बेटा, तो क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा, मूव द चाइल्ड अप इन बेड, बच्चे को बेड के ऊपर की तरफ करे ताकि पुलिस अपने आप हैंग हो जाएगी। अरे जब बच्चा सही व्यवस्थित तरीके से सोता रहेगा, जैसे कि प्यारे दोस्तों मान लीजिएगा ये कोई पलंग है, इस पलंग पे ये नन्ना मुन्ना सो रहा है, हाँ नन्ना मुन्ना जान के न कोई आंख दिखाना रे, ध्यान रखेगा, ये कोई बच्चा है, भगवान न करे इसको कोई फ्रैक्चर हो गया, ध्यान रखिएगा। अब ये बच्चा क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हो गया, तो इसमें लगने वाला कोई भी मान लीजिएगा यहां पर इसके अंदर ये पिन विन फिट करके इन्होंने कोई ट्रैक्शन लगाया, ये इसके अंदर ये स्टैंड मेन पिन लगाई है या के वायर लगाया है, इसके माध्यम से हे भैया जी इसके ऊपर क्या लगाया है, इन्होंने कोई फिक्सेटर फिक्स किया है। अरे इसके माध्यम से इन्होंने कोई फिक्सेटर यहां पे फिक्स किया है, और इस फिक्सेटर के बाद में इन्होंने ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए यहां से प्यारे दोस्तों कुछ पुलीस क्रिएट की है। अरे यहां से इन्होंने कुछ पुलिस क्रिएट की है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लो पुलिस, और ये आपका वजन लगाया गया है। ध्यान रखिएगा ये इस प्रकार से किया गया है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या देखने को मिल रही है, ये बच्चा आगे पीछे हो गया तो बच्चे को प्रॉपर लाओ ताकि पुलिस का वेट बराबर हैंग हो जाएगा। पुलिस कभी भी जमीन को टच नहीं करना चाहिए, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ओके इधर ही मोड़ दो सर, ये इधर ही दिख रहा है, वाह बहुत बढ़िया। खुद के पैर देख लो, किधर भी मोड़ने आराम से मोड़ लो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलता है, ये आपका कौन सा देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन। ये फोटो किसका देखने को मिलता है, ये मैंने किसका बना दिया, रसल ट्रैक्शन का बना दिया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम देखने को मिलता है हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन बोला जाता है। एक सिंपल सा देखने को, ये स्केलेटल ट्रैक्शन है, कई बार सेम टू सेम फोटो को न घुमा के थोड़ा सा चेंज कर देता है, जैसे कि मान लीजिएगा ये नन्ना मुन्ना देखने को मिलता है। अरे ध्यान रखिएगा ये नन्ना मुन्ना यूं सो रहा है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये नन्ना मुन्ना सो रहा है, और इसके पैर के ऊपर आपने सबसे पहले कॉटन लपेट दी। अरे सबसे पहले आपने इसके पैर के ऊपर क्या लपेट दी प्यारे दोस्तों, कॉटन लपेट दी। क्या लपेट दी मुन्ना, ये लो कॉटन लपेट दी, लपेट दी लपेट दी लपेट दी लपेट दी। अरे ये हमने क्या लगाई सर, इसके पैर के ऊपर कॉटन लगाई, और कॉटन के ऊपर ये आपने इसके पैर को कॉटन लगा दी, ठीक है। और कॉटन के बाद में आपको क्या लगाना था सर, कॉटन के ऊपर हमें लगाना था प्लास्टर कास्ट, और ये आपने इसके ऊपर ये क्या लगा दिया, प्लास्टर कास्ट लगा दिया, बोले तो पीओपी लगा दिया। अरे लगाया या नहीं लगाया, लगा दिया, नीचे कॉटन ऊपर पीओपी। इसके बाद में क्या करना है सर, इससे हमें अब ट्रैक्शन क्रिएट करना था। अरे इससे हमें कोई ट्रैक्शन क्रिएट करना था, दैट इज कॉल्ड स्किन ट्रैक्शन, इसे बक्स ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। अरे इसे किसके नाम से जाना जाता है, बक्स ट्रैक्शन, किसका नाम दिया जाता है, बक्स ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो एक स्किन ट्रैक्शन है। अरे बक्स ट्रैक्शन कैसा देखने को मिलता है, एक प्रकार का स्किन ट्रैक्शन है, और ऊपर वाला क्या देखने को मिलता है, स्केलेटन ट्रैक्शन देखने को मिलता है। समझ में आ गया कौन सी चीज कहां किस प्रकार से देखने को मिलती है। बाकी आपको सारे पढ़ा रखे हैं, डनलॉप कहां लगता है, मोंटेलजिया कौन सा होता है, क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ब्रायंट क्या देखने को मिलता है, ये सारी चीज तुम पढ़ रखे हो। चलेगा, राइट आंसर डी चला गया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये आया, अब जवाब दो तुम।
हाँ, हाफ कैल्शियम। चलो डी 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 डी, आइडेंटिफाई द ब्लूरल सिम्टम ऑफ द सीजोफेनिया सो इन दिस फोटोग्राफ। सारी चीज ही खत्म कर दी। तो पहली बात तो इसने खुद ने लिख दिया कि सीजोफेनिया, तो अपन यहां सीधा बोल सकते हैं सीजोफेनिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ बैट। सीजोफेनिया आपका बिहेवियर अफेक्ट थॉट का डिसऑर्डर है, जिसका मतलब होता है स्प्लिंट इन द माइंड, जिसका मतलब होता है स्प्लिंट इन द माइंड, माइंड में या मन में दरार का आ जाना, स्प्लिंट इन द माइंड सीजोफेनिया कहलाता है, जिसके बारे में जानकारी यूगेन ब्रूअर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। ये यूगेन ब्रूअर पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम के बारे में बताता है और फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बारे में भी बताता है। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब वो चीजें जिनमें ब्रेन के चीजें बढ़ते हैं, बोले तो मरीज की साइकोलॉजिकल कंडीशन, मरीज की थॉट थिंकिंग प्रोसेस बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, और अगर घटती है तो नेगेटिव। चलेगा। इन्होंने 4A सिम्टम के बारे में जानकारी दी थी, और 4A सिम्टम कौन है? ऑटिज्म, अफेक्टिव, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, एसोसिएटिव लूजनेस, और भैया जी एम्बुलेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस बोल दो, या इसे अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट बोल दो, एप्रोप्रिएट। ध्यान रखिएगा, एसोसिएटिव लूजनेस बोल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑटिज्म का मतलब ओवन फैंटेसी में जीना। ओवन फैंटेसी का मतलब ये बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है ऑटिज्म वाली चीज। हाँ प्यारे दोस्तों, 2 से 3 साल के बच्चे, छोटे बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगर ऑटिज्म में क्या होता है, वो बच्चा अपनी ही जिंदगी में मशगूल होता है। जैसे कि मान लीजिएगा कल को तुम नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद मान लीजिएगा तुम्हारी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई, ऋषिकेश में हो गई, कहीं होगी। मान लो तुम्हारी पोस्टिंग ऋषिकेश में हो गई। उसी ही ऋषिकेश में प्यारे दोस्तों तुम्हारा कोई बचपन का 10वीं 12वीं का कोई बंदा दोस्त है, वो अपनी फैमिली के साथ ऋषिकेश घूमने आया, और जब वो घूमने आया तो वो सोच रहा है कि तुमसे भी मिलता चलूं, तो तुम्हारे पास, तुम्हारे फ्लैट पे आ गया, तुम्हारे क्वार्टर पे आ गया, या तुम्हारे बंगलो पे आ गया। जब आया तो तुम्हारे गार्डन में तुम्हारा बच्चा खेल रहा था, तुम और तुम्हारे बीवी बैठे थे आपस में, दोनों हो, तुम उनके बच्चों के साथ में खेल रहे हो, घर वालों के साथ बात कर रहे हो, लेकिन सॉरी, लेकिन जो तुम्हारा बच्चा देखने को मिल रहा है वो खिलौनों को तोड़ रहा है, खोल रहा है, मरोड़ रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। अंकल आंटी आ गए हैं, तुमसे बोल रहे हैं, आते टाइम भी उन्होंने प्यार लाड से बोला था, और बच्चा कैसे, बच्चे ने लोड ही नहीं लिया कि इग्नोर इग्नोर, तुम जैसे बहुत आयर हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कार में व्यस्त है। तो ऐसे बच्चा अपना ओवन फैंटेसी में जीता रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म कहलाता है। दूसरा, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट का मतलब भैया जी सामने वाले का जो रिएक्शन होता है उससे अलग रिएक्शन में आप अफेक्ट का मतलब होता है, अफेक्ट को इमोशन बोला जाता है। अफेक्ट का दूसरा नाम होता है मूड, और मूड का तीसरा नाम होता है इमोशन। इमोशन का मतलब होता है फीलिंग्स। प्यारे दोस्तों, इंटरनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा, इमोशन 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर, पोस्चर से, टोन, वॉल्यूम से बता देना, और इंटरनल का मतलब वाइटल ऑर्गन के माध्यम से, जिसमें प्लीजरेबल मूवमेंट के दौरान अपने इमोशन या अपने अफेक्ट बढ़ जाते हैं और अनप्लीजरेबल में घट जाते हैं। चलेगा। क्या बात है। तो ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिलता है, ये अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चीजें दिखाओगे, तो याद रखिएगा ये वाली चीजें। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब भैया जी जो चीज बोलनी है उसका सामंजस्य नहीं बन रहा है। जैसे कि बोला कि मम्मी ने खाना बनाया, सचिन क्रिकेट अच्छा खेलता है, मेरा फुटबॉल में मन लगता है, पढ़ाई के बारे में विचार नहीं है, नॉर सेट नहीं दूंगी। अरे इन सब शब्दों का एक भी मतलब नहीं निकल के आया, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लूजनेस, यानी बात में लूजनेस आ गई। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है एक ही पर्सन के लिए 2 कथनों का यूज करना, एम्बिवेलेंस कहलाता है। बोले तो हाँ और ना, या पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल के लिए आप बोलते हो कि मेरे पापा मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, ये उनके लिए तारीफ कर दी, अगले ही मिनट बोल देते हैं मना नहीं करते, लेकिन डांट कितनी डालते हैं।
नेगेटिव। अगले मिनट तुमने बोला कि मम्मी मुझे बहुत ज्यादा प्यार लाड दुलार करती है, लेकिन उसके बाद मम्मी ज्यादा रोक टोक भी तो करती है, मम्मी के लिए पॉजिटिव और हाथों हाथ नेगेटिव। अरे सिद्धार्थ सर 360 के अंदर सारे कंसेप्ट लॉजिक को खोल देते हैं, लेकिन उसके अलावा कमेंट बॉक्स में जब भी कमेंट करते हैं तो हमें लपेट भी लेते हैं। एक पॉइंट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बोल दिया। चलेगा, ध्यान रखिएगा 360 में सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, लेकिन थ्योरी तो नहीं पढ़ाई जाती है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हर इंसान के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट को निकाल देना एम्बिवैलेंस कहलाता है। और आपके सवाल में कुछ ऐसा ही पूछा गया है, यस और नो का मतलब एम्बिवैलेंस। अरे यस और नो का मतलब एम्बिवैलेंस, एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा है और दूसरा प्यारे दोस्तों नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है। अरे दूसरा क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट वाली चीजें देखने को मिलती है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। सिजोफेनिया के बारे में अब तारीफ क्या करूं, तारीफ तो उस खुदा की जिसने सिजोफेनिया बनाया, उसके बाद यूगर ब्रूवर को बनाया, उससे पहले भैया जी डिमेंशिया प्रीकोक्स के नाम से जानते थे एमाइल क्रिप्लेल ने, जिसके बारे में जानकारी दी। सिजोफेनिया 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल सिजोफेनिया, हेबेप्रेनिक सिजोफेनिया जिसे डिसऑर्गेनाइज सिजोफेनिया बोला जाता है, पैरानोइड सिजोफेनिया और कैटाटोनिक। कैटाटोनिक 2 प्रकार का होता है, एक्साइटेड और स्टूपर। स्टूपर वाला म्यूट मोशनलेस होता है, एक्साइटेड वाला वाइल्डिश बिहेवियर का होता है। मोस्ट कॉमन जो अच्छा ट्रीटमेंट वाला सिजोफेनिया होता है वो पैरानोइड सिजोफेनिया होता है, जिसका क्लासिकल फीचर्स होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मारना काटना मारने में बारे बातें करना। सिंपल सिजोफेनिया में व्यक्ति खुद को विड्रॉल करना सोसाइटी से शुरू कर देता है, और हेबेफ्रेनिक में 55 की उम्र में बचपन में चला जाता है, हेबेफ्रेनिक होता है। ये सारी चीजें देखने को मिलता है। सर डीजाव्यू और जामेश्यू में क्या फर्क होता है, तो जानने वाले को अनजान जैसा बिहेवियर करना, यानी फेमिलियर को ट्रीट करना अनफेमिलियर जैसा है, क्या देखने को मिलता है जामेश्यू। और डीजाव्यू का मतलब दूसरों को फेमिलियर जैसा ट्रीट करना, वो कहलाता है आपका डीजाव्यू। तो ध्यान रखिएगा, डी फॉर दूसरे और जा फॉर जामेश्यू। अरे जामेश्यू का मतलब जानने वाले, जानने वाले। ध्यान रखिएगा, एक बच्चा बोल रहा है डीजाव्यू, अरे डीजाव्यू में और भैया जी जामेश्यू। अरे जामेश्यू में क्या फर्क है, तो ध्यान रखिएगा, यहां बोलो दूसरों को, अरे दूसरों को अपना जैसा, दूसरों को अपना जैसा। अरे बहुत टाइम किसी से मिल करके अच्छा लगा, अरे ध्यान रखिएगा बहुत टाइम बाद किसी से मिलके अच्छा लगा। हां ऐसी चीजें आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो बहुत टाइम बाद मिल करके भी ऐसा लगा कि तू मेरी है। ध्यान रखिएगा। और जामेश्यू का मतलब जानने वाले को, अरे जानने वाले को, जानने वाले को अनजान जैसा, जानने वाले को अनजान जैसा। तो ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारी जान है, अरे हम दुश्मन, हम अपने दुश्मन की जान को भी जान कहते हैं और इसी सरजमी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो तुम्हारी जान जब तुम्हें छोड़ के चली जाए तो उसे तुम क्या बोलोगे, तुम उसे जानते थे लेकिन अब अजनबी अजनबी लगने लगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है जामेश्यू का, तुम्हारी जो जान, क्योंकि ध्यान रखिएगा बीएफ और जीएफ का जो प्रोग्राम होता है, अरे बोले तो याद रखिएगा ये जो जिंदगी का अमूलचूक परिवर्तन होता है, इस जिंदगी के दौर के अंदर या कॉलेज लाइफ में 2 बड़े गहन रिश्ते होते हैं। 2 बड़े गहन रिश्ते में पहला तो दोस्त, दोस्त नहीं भाई होता है। ध्यान रखिएगा, पहला तो गहन शब्द यह निकल के आता है, तू दोस्त नहीं है, अरे तू मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है, तू तो मेरा भाई है, अरे तू तो मेरा क्या है, भाई है। एक तो गहन संबंध यह है और कुछ ही घंटों बाद भाई से दोस्ती टूट जाती है। दूसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा, जो आपकी बीएफ होती है, ध्यान रखिएगा बेवकूफ प्राणी, और तुम उसके क्या हो भैया जी जीएफ, अरे जीएफ गलत फहमी। तो बीएफ और जीएफ का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर वो सामने वाले को जान कहता है, अरे तू तो मेरी जान है, और कुछ समय बाद तुम अपनी जान को अनजान जैसा ट्रीट करते हो, तो जामेश्यू। यानी उसके बाद में मान लो तुम्हारी जान भी सब्जी खरीदने आई है और तुम भी सब्जी खरीदने आए हो, और उस टाइम में तुम ऐसे निकल जाओगे जैसे कि तुम अपनी जान को भी नहीं जानते हो, तो जानने वाले को अनजान जैसा ट्रीट करना जामेश्यू कहलाता है। अरे क्या कहलाता है, जामेश्यू कहलाता है। ध्यान रखिएगा। और यहां हो गया कि दूसरे को जानने जैसा प्रदर्शित होना, अरे ध्यान रखिएगा यहां दूसरे को जानने जैसा क्यों, क्योंकि जब जान छोड़ गई तो दूसरा तो होगा, क्योंकि तू नहीं कोई और सही, अरे तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तुम अकेली तो नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब तुम्हारी जान छोड़ के गई है तो तुम किसी दूसरे को अपना अपना, अरे अपना अपना लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। अरे ध्यान रखिएगा, एक बाजार लगा मोहब्बत का, सौदेबाजी जोरों से हुई, कई लोगों को मिले ग्राहक अच्छे, तुम्हारी यारी चोरों से हुई। तो ध्यान रखिएगा, तो अपनी जान को अनजान जैसा जामेश्यू, और दूसरे की जान को अपनी जान मान बैठना क्या कहलाता है, सर ये दूसरे नंबर, ये पहले थी ये दूसरी आ गई। अब चिंता मत करो, अब मत भूलना, चलेगा। क्लियर है। पढ़ाई के ऊपर विस्तृत करें, राइट आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये आएगा, रटोगे तो नहीं ना, बस रटना नहीं है।
सर चली गई 12 महीने हो गए, कोई बात नहीं है, फिर आएगी, फिर आएंगी बारों की कलियां चुनने वाले, उससे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, 133 नंबर में जाके पढ़ तू। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रोकी, तेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई ना, बस बहुत बढ़िया। इन्फेक्टिविटी के बारे में, एंट्री के बारे में, इन्फेक्टिविटी के बारे में ई बताता है। हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन शुड बी गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्फेक्शियसनेस ऑफ हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन देता है एंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी सवाल पे फोकस करें। सवाल आपसे पूछ रहे एक क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले हैं, पेट में तो पत्थर भी हैं, चलेगा। डिजीज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, इनिशियल असेसमेंट रिवेल दैट द ब्लड प्रेशर 96/60 mm ऑफ एच, ठीक है, पल्स रेट 120 बीट पर मिनट, एंड ही वाज द वोमिटेड कॉफी ग्राउंडेड एमएसएस। प्यारे दोस्तों, पेप्टिक अल्सर का मतलब पेट में छाले हैं और छाले रप्चर होने के दौरान मरीज में अनकंट्रोलेबल पेन देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। अनकंट्रोलेबल पेन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये कोई पेप्टिक अल्सर बन गया होगा, ये छाला फट गया होगा तो अंदर ब्लीड करेगा, और ब्लीड करेगा तो ये खून वॉमिटिंग में आएगा तो कॉफी कलर नजर आएगा, तो कॉफी कलर का आ रहा है और आपके मरीज में पता भी चल रहा है, बीपी घट रहा है और ये बढ़ रहा है, यानी मरीज शॉक में जा रहा है। अरे मरीज कहां जा रहा है? शॉक में जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मरीज के शॉक भी बड़े नवाबी हैं। नेक्स्ट बोल दिया बेस्ड ऑन द असेसमेंट व्हाट नर्सिंग प्रायोरिटी। अरे नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी? हिमानी बेटा मैंने तो सिजोफ्रेनिया के टाइप पटा दिए, मुझे लगता है तुम बेरी हो। चलो, एडमिनिस्टर्ड एंटी इमेटिक, उल्टी की दवाई दे दो। प्रिपेयर टू इंसर्ट ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नाक में नली लगा दो। कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग द रीसेंट क्लाइंट, ये है स्ट्रेसर, पता करो मरीज में कोई तनाव तो नहीं है। और लास्ट बोल दिया प्लेस द क्लाइंट, या फिर इन 1000 बच्चों से कमेंट करवा दो मैंने सिजोफ्रेनिया के टाइप नहीं बताए। हिमानी के अलावा और कौन कौन कमेंट बॉक्स में बह रहा है जो बताओ कि अभी सिजोफ्रेनिया में टाइप बोले या नहीं बोले। चलो लास्ट बोल दिया प्लेस द क्लाइंट इन द मॉडिफाइड टेंडलनबर्ग पोजीशन। तो पहली बात हाई फोलस दी जाती है, टेंडलनबर्ग नहीं। हाथों हाथ तनाव के बारे में पता यहां करने का कोई अल्सर काम नहीं है, क्योंकि तनाव के बारे में पता करना है तो कर्लिंग अल्सर, ये मरीज में पेप्टिक अल्सर वाली चीज चल रही है। और एंटी इमेटिक बेटा अभी हाथों हाथ उल्टी को नहीं रोकना है, खून आ रहा है उसको रोकने के लिए कोशिश करें तो प्यारे दोस्तों डीकंप्रेशन पैदा करेंगे। अरे ये मरीज के अंदर क्या पैदा करना है? राइट आंसर बी जाएगा जो स्टोमक में डीकंप्रेशन पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? डीकंप्रेशन वाला मामला पैदा करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे क्या मामला पैदा करेगा? डीकंप्रेशन वाला मामला पैदा करता है, राइट आंसर बी जाएगा। तो एनजी ट्यूब लगाएंगे। नेक्स्ट ब्लीडिंग के लिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन को असेस करेंगे। एब्डोमिनल डिस्टेंशन को असेस किया जाता है, अरे मरीज में कितना ज्यादा क्या एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। उसके बाद H2 ब्लॉकर वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है, तो डीकंप्रेशन करने की कोशिश करेंगे, एनजी ट्यूब लगाएंगे, एब्डोमिनल ग्रथ को देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो एंटी इमेटिक दी जाती है, अरे एंटी इमेटिक देते हो वो उल्टी को रोकने के लिए, लेकिन इसके अलावा आपको पता होगा H2 ब्लॉकर दी जाती है। H2 ब्लॉकर क्यों देते हो? तो ध्यान रखिएगा HCl के प्रोडक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट मरीज को दी जाती है एंटा एसिड किसी भी मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है, ये इसे क्या करती है? न्यूट्रिलाइजेशन का काम करेगी, ये इसका क्या काम करेगी? न्यूट्रिलाइजेशन का काम करती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये राइट आंसर बी चला जाएगा। और नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा, ध्यान से पढ़े, पहचान करें और फिर जवाब दें। हाँ, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई होता है, सही बात है। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, अरे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जैसी चीज हो गई तो प्यारे दोस्तों वो जाकर के क्या कर सकता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी कर सकता है। म्यूसिन की लेयर बनाता है बेटा सुक्राल फैट। तीन साल से कम प्रेगनेंसी के बीच में गैप है तो एक ही टीडी का डोज लगाएंगे।
3 साल से ज्यादा है तो 2 डोज लगाने पड़ेंगे। निरंजन 3 साल से कम गैप है तो 1 डोज लगाएंगे। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा सवाल कहीं ना कहीं यही है कि प्रेगनेंसी में टीटी का डोज, तो टीटी नहीं टीडी लगाया जाता है। 3 साल से कम गैप है तो 1 लगा दो, और 3 से ज्यादा गैप है तो 2 लगा दो। पहला डोज एज सून एज पॉसिबल, दूसरा 4 वीक बाद। EDCBA प्रद्युमन उत्तर 5 दे रहा है, मीता उत्तर 5 दे रही है, लोकेश 5 दे रहा है, बाकी सारे 1-2 उत्तर दे रहे हैं। देखते हैं क्या मामला चल रहा है प्यारे दोस्तों। 2-3 बच्चों ने 5-5 उत्तर दिए, अधिकतर बच्चों ने 1-2 उत्तर दिए हैं। दोनों में से कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स राफेल की स्पीड से उड़ना चाहिए। रीजन तो पहले का दे रखा है, तो बस बूस्टर के लिए एक ही देंगे। रीजन क्या होता है? ऑलरेडी चीज होती। खाना खाने के बाद कभी खाना खाया? नहीं खाया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी खा रखा है। तो वैक्सीन के ऊपर वैक्सीन थोड़ी लगती है, वैक्सीन जब लगा रखी है तो जरूरत ही नहीं है। कॉपर टी इंसर्शन का टाइम फर्स्ट 10 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बट नॉट ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज। चलो, अब सबका 5-5 उत्तर आ गया, मतलब पूरा सवाल पढ़ लिया। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। द फादर ऑफ 18 month ओल्ड विद द नो प्रीवियस इलनेस। एक 18 साल का कोई बच्चा है जिसके माता पिता बोल रहे कोई बीमारी नहीं है। नेक्स्ट बोल दिया हु हैज बीन एडमिटेड टू द सर्जरी सेंटर, और अभी ऑपरेशन के लिए आया है फॉर रिपेयरिंग ऑफ ए इंग्वाइनल हर्निया। और इंग्वाइनल हर्निया के लिए वो आया है प्यारे दोस्तों। हर्निया का मतलब है भैया जी, जो आपके एब्डोमिनल पोर्शन है वो किसी वीक स्टमक कैविटी पोर्शन से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ आएगा, डायफ्राग्मेटिक या हेयरटेल कहलाएगा, अम्लाइकस से निकलेगा, अम्लाइकस कहलाएगा, ग्रोइन वाले से निकलेगा, ग्रोइन कहलाएगा, इंग्वाइनल का मतलब लोअर कैविटी से निकलेगा, इंग्वाइनल कहलाएगा। टेल द नर्स दैट हिज चाइल्ड इज हैविंग ए ट्रबल ब्रीथिंग, और बोला है कि उसको सांस में थोड़ी थोड़ी समस्याएं चल रही है। ट्रबल का मतलब जद्दोजहद। द फादर डज नॉट थिंक द चाइल्ड चौक, और उसके पिताजी ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि बच्चा चौक हो गया, कि उसके गले में कुछ अटका है, ये नहीं लग रहा है मुझे। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्शन किस चीज का पूछ रहे? फ्रैक्शन का मतलब अंतर होता है। अंतर कोई टॉपिक है क्या? चलो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोल दिया आफ्टर टेलिंग द क्लर्क टू कॉल द रैपिड रेस्पॉन्स टीम। बाबू को फोन किया है कि रैपिड रेस्पॉन्स टीम को कॉल करो। अरे द नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, और नर्स क्या करेगी? प्लेस इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब उत्तर 5 सही है। आप बताओ पहले, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में क्या करोगे? फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट, शुरुआत से अंतिम। कई बार अंतिम से शुरुआत भी पूछ लेता है। सर अंतिम से शुरुआत पूछे तो प्रश्न को पढ़ के कभी नहीं कर सकते, पेपर पे लिखते जाओ, पेपर पे लिखते जाओ। हमेशा लिखने का सीक्वेंस शुरू से लास्ट होना चाहिए, फिर उल्टा कर देंगे। तो आपसे पूछा है कि नर्स क्या करेगी, तो पहला ऑप्शन नोटिफाइड द सर्जन, स्टार्ट एन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। नेक्स्ट हो गया कि असेस इफेक्टिवनेस ऑफ एब्डोमिनल थ्रस्ट, परफॉर्म ए एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्युअर, और लिसन द ब्रेथ साउंड। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले आता है असेसमेंट। अरे ये आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि केयर प्लान बनाया जाता है जिसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद प्लानिंग, इंटरवेंशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। सही बात है। तो सबसे पहले उसके घर वालों ने, क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक बच्चा है जिसको कोई बीमारी नहीं थी, अस्पताल में ऑपरेशन करवाने आया है इंग्वाइनल हर्निया का, और वो ट्रबल ब्रीथिंग कर रहा है, यानी मुश्किल वाली। उसके पिताजी को लग रहा है कि द फादर डज नॉट थिंक द चाइल्ड चॉक, उसके पिताजी को लग रहा है बच्चे ने कुछ नहीं निगला है। अब नर्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सांस सुन, सबसे पहले सांस सुनेगी। इनके ऑप्शन के अंदर सबसे पहले ई। सांस सुनने के बाद वो परफॉर्म करेगी एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्युअर, जिसे हेमलिच मैन्युअर बोला जाता है। अरे जिसे क्या बोला जाता है? हेमलिच मैन्युअर बोला जाता है। हेमलिच मैन्युअर का मतलब बच्चा आगे रहेगा, वो पीछे खड़ा रहेगा, दोनों हाथों को लॉक करेगा, जीभ ही स्टंप पे रोकेगा, इनवर्ड अपवर्ड 5 प्रेशर लगाएगा, तो जो भी होगा बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद नर्स यही करेगी।
उसके बाद ये जरूर देखना है असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एब्डोमिनल थ्रस्ट, कि हमने जो परफॉर्म किया क्या उसके बाद कुछ आया कि ऊ आ की आवाज ही आई खाली, अरे ध्यान रखिएगा। तो सी, अरे उसके बाद में सी करेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, स्टार्ट इंट्रावीनस फ्यूजन। क्यों करना है, क्योंकि बच्चा इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी के लिए आया और सर्जरी वाले बच्चे को फ्लूइड चलता है, तो उसमें क्या करेंगे बी, और लास्ट में डॉक्टर साहब को बताएंगे कि इतना कारनामा हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, तो 5 4 3 2 1। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें, सॉरी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नीचे से ऊपर। क्वेश्चन अगर लास्ट 2 फर्स्ट पूछ लेता तो इधर से इधर कर देते, चिंता ना करते। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चों के लिए ब्लैक स्लैब काम में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, बच्चे को हाथ पे पकड़ेंगे प्रोन पोजीशन में और उसकी पीठ के ऊपर स्कैपुला के ऊपर 5 बार से मारेंगे। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी एब्डोमिनल थ्रस्ट काम में लेते हैं। प्रेगनेंसी और ओबेसिटी के लिए चेस्ट थ्रस्ट काम में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इफ abdominal thrust maneuver is contraindicated, then chest thrust maneuver use। तो उसके लिए क्या काम में लेना है, चेस्ट थ्रस्ट। और ज्यादातर किस में बोला जाता है, ओबेसिटी, या तो बहुत ज्यादा मोटा है तो पेट पकड़ में नहीं आ रहा है, या फिर प्रेगनेंसी। बच्चे के लिए क्या काम में लेना है, बच्चे के लिए ध्यान रखिएगा, बच्चे के लिए चाइल्ड के लिए क्या काम में लेना है, ब्लैक स्लैब, बैक स्लैब, बैक स्लैब। क्लियर है, हाँ 5 ब्लैक स्लैब काम में लेते हैं। बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब बहुत अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा। प्यारे दोस्तों, इस पॉइंट को हमेशा हाईलाइट किया करो तुम दिमाग में कि ऑर्डर पूछ लिया मतलब हमें क्रम पूछा जा रहा है। अरे ऑर्डर का मतलब क्रम पूछा जा रहा है कि क्रम क्या बनाना है, तो क्रम अच्छे अच्छे बनाने हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर एक सब्जेक्ट नहीं पूछता है, एग्जामिनर सारे सब्जेक्ट पूछता है। 360 ने जब से सारे सब्जेक्ट शुरू किए, यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट मिक्स आना शुरू हो गए। उससे पहले का मुझे एक वीडियो दिखा दो कहीं से उठा करके कि जिसमें यूट्यूब में सारे सब्जेक्ट कहीं मिक्स पढ़ाए, नहीं पढ़ाए। इसलिए मैंने शुरू किया था क्योंकि एग्जाम में बच्चा जाता तो उसको एक क्वेश्चन ओबीजी, एक फंडा का, एक न्यूट्रिशन का, एक कम्युनिटी का, एक पीड्स का कहीं से उठा के एग्जामिनर मारता था और बच्चे को जवाब देना पड़ता था। उससे पहले डर्रा यही चलता था कि टीचर अपने सब्जेक्ट को लाता था बड़े चैलेंज के साथ में, ये कर लो ने वो कर लो। स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट आते हैं, टीचर अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के घूमता था। मैंने स्टूडेंट के उस पॉइंट को जरूर पकड़ा कि उसको सारे सब्जेक्ट, कोई ऐसा बंदा आना चाहिए जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए और फिर बोले कि इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो 360 डिग्री ने उसको फिक्स किया। स्लाइडें उत्तर लिख के नहीं लाए, क्योंकि स्लाइड लेने का मतलब हो गया कि जब मुझे खुद को ही याद नहीं हुआ तो तुम्हें क्या खा के याद होगा, या मैं किस बेसिस पे चैलेंज कर पाऊंगा। नहीं तो अब मैं खुद, कोई भी चीज होती है और जब कठिन होती है तो आदमी उसका सॉल्यूशन निकालता है। जब मैं खुद याद करने की कोशिश करता हूं, मुझे जब बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है तो मुझे अपने आप उसकी ट्रिक बनानी पड़ेगी, उसे आसान बनाना पड़ेगा, उसके एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा और उसका करूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। लेकिन जब मैं खुद ही याद नहीं करूंगा, मैं तो लिख के लाऊंगा, तो मैं तो ऑफिशियली यूनिवर्सल लैंग्वेज लिख लाऊंगा। उसमें मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे देख देख के पढ़ना है, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह, हिंदुस्तान टाइम्स की तरह, मैगजीन की तरह, तो वो आसान बनती ही नहीं है। क्या मामला चल रहा है, आइडेंटिफाई द डिफेंस मैकेनिज्म शो इन दिस फोटोग्राफ। इस फोटो में कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म, देखो ये हैं भाई साहब, ये हैं भाभी जी, दोनों अलुझ गए, दोनों के हाथ क्रॉस हो गए, ये इनको अंगुली दिखा रहा है, ये इनको अंगुली दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपस में ब्लेम कर रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। और आपस में ब्लेम करने वाली अपनी कमी को इस पे थोपना, इसकी कमी को इस पे थोपना। पढ़ो ऑप्शन को, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिनाइल या डिस्टोरिएशन। डिस्टोरिएशन का मतलब भटक जाना, उड़ा दो। डिनाइल का मतलब ए प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन, इसका मतलब होता है ए प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन।
ए प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन का मतलब होता है कि सामने वाली बात को समूल नष्ट कर देना, सामने वाले की बात को पूरा पूरा सरे से खारिज कर देना। जैसे कि मान लीजिएगा सामने किसी भी व्यक्ति ने किसी भी बात को समूल खारिज कैसे किया है। जैसे कि किसी ने बोला कि भैया जी ये सूरज है, उसने बोला ये सूरज नहीं ये चांद है। किसी ने बोला तुम्हें कैंसर है, उसने बोला कैंसर मुझे नहीं हो सकता। किसी ने बोला तुम्हें डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज नहीं हो सकता। ये सारी डिनाइल चीजें हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं नॉरसेट में फेल नहीं हो सकता, अरे मैं चीजें भूल नहीं सकता, आज सूरज नहीं है, आज दिन में तारे निकलेंगे, ऐसी चीजें फिक्स कर बैठना क्या कहलाता है? डिनाइल। सामने वाले की बात को नकार देना, अपनी जांच कैसी भी बड़ी पॉजिटिव आने पे साफ साफ मना कर देना। डायबिटीज के मरीज के द्वारा शुगर खाना, शुगर कैंडी खाना, डेयरी मिल्क खाना, ये सारी चीजें डिनाइल को इंडिकेट करता है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। चलो उड़ा दो। प्रोजेक्शन का मतलब अपनी कमी को सामने वाले पे प्रोजेक्ट करना। अरे ध्यान रखिएगा, ओवन वीकनेस प्रोजेक्ट टू अदर पर्सन, अपनी कमी को सामने वाले एक पर्सन पे थोपना क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन कहलाता है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या देखने को मिलता है? प्रोजेक्ट द ओवन वीकनेस, प्रोजेक्ट द ओवन वीकनेस, अपनी कमी को या अपनी कमजोरी को सामने वाले पे थोप देना। अपनी कमी या अपनी कमजोरी को, जैसे कि भैया जी लोग पूछते हैं कि तुम अल्कोहल क्यों पीते हो, तो ध्यान रखिएगा ये सामने वाले को अपनी पत्नी को ब्लेम करता है कि मैं अल्कोहल इसलिए पीता हूं क्योंकि अगर मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा तो मेरी पत्नी मेरी पिटाई करेगी। तो बल्कि मामला तो उल्टा है, अल्कोहल पी के पिटाई ये करता है। तो सामने वाले पे अपनी कमी को थोप देना। जैसे कि मुझे आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना, मैं नाम लूंगा कमेंट बॉक्स में से किसी का और बोलूंगा उसको आईएम नहीं लगाना आता है, उसको ये करना नहीं आता, वो गरीब है, बल्कि गरीब तो खुद है। तो ऐसी चीज प्रोजेक्शन। रिप्रेशन का मतलब होता है कि प्यारे दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, तीन शब्द आते हैं। एक नाम आता है जिसे बोला जाता है सप्रेशन, एक नाम आता है रिप्रेशन, और एक नाम आता है जिसे बोला जाता है रिग्रेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे दोस्तों, किसी भी बात को कॉन्शियसली, अपने कॉन्शियस दिमाग के तीन स्तर होते हैं, माइंड के तीन कंपोनेंट है, आपने पढ़े होंगे। माइंड के तीन कंपोनेंट होते हैं जिन्हें कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बोला जाता है। यानी वो बात जो आपके सचेत मन में होती है, वो बात जो तुम्हारे सचेत मन में होती है, क्विक याद आती है। जैसे कि मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, हाथों हाथ याद आया। व्हाट इज योर फादर नेम, अरे विच कंट्री यू लिव, अरे ऐसे शब्द मैंने पूछे तो हाथों हाथ जवाब आ रहा है। इसका मतलब ये तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में वो चीजें पूछने का जवाब कुछ समय बाद आता है। जितेंद्र बेटा फिटल सर्कुलेशन पढ़ा रखा है, आप ये 360 में आकर के किसी भी टॉपिक के लिए कम से कम आपस में कंफर्म करें कौन सी चीज कहां है। डायरेक्ट आप ये पुट डाउन ना करें कि सर ये पढ़ा दें, क्योंकि आप इस सेशन में नए आए, सर को बहुत टाइम हो गया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो इस चीज पे फोकस करें और लंबे टाइम तक जुड़े। एक ही दिन में सारा ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करें, वरना क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, वोमिटिंग होगी, वर्टिगो होगा, चक्कर आएगा, क्या पता दिमाग की नसें फट जाए। इतना ज्ञान एक दिन में नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? रोज जुड़ो, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो अपने आप चीजें सारी की सारी दिमाग में सेटलमेंट इस तरह आते हैं कि बड़े जोश के साथ आए, सेशन में जुड़ते ही सर ये पढ़ा दो। फिर लगता है कि भाई कई बार तो मुझे खुद को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। इस बेचारे के एक ही क्वेश्चन बचा हुआ होगा, बाकी 99 तो इसको आते हैं। नर्सिंग के 99 तो आते हैं, इसका एक ही क्वेश्चन बाकी है जो इसको हाथों हाथ अगर पढ़ा देना तो नॉरसेट फतेह, फर्स्ट रैंक। तो ये रिएक्शन नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है? तो आओ पढ़ो, उसके बाद चीज को जज करो कि हाँ ये वाली चीज है, या ऐसी चीज का कमेंट करो कि सर आज तक 360 में नहीं पढ़ाई, तो मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि मुझे तो पता है मैंने क्या नहीं पढ़ाया या क्या पढ़ाया है। तो उस चीज का कमेंट करते हैं ना, तो क्विक दिमाग में आता है कि ओके जो मैंने नहीं पढ़ाया एक्चुअल में बच्चे उसको ढूंढ रहे हैं, तो मैं भी पढ़ाऊंगा। अब तुम उन चीजों की डिमांड करते हो जो चीजें 300 बार पढ़ा दी, एक एक दिन के सेशन में कई बार 3 बार आ जाती है, ठीक है ना? बस आराम से पढ़े ताकि ज्ञान दिमाग पे लोड नहीं पड़े। पड़ोसी के लोड बढ़ाना, खुद के थोड़ी बढ़ाना है। टारगेट क्या है? पड़ोसी को बोल रखा है कि तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। तुम कॉपी पेस्ट करने लग जाते हो, काम पड़ोसी को दे रखा है कॉपी पेस्ट का। हर बंदे को डिपार्टमेंट दे रखा है। ध्यान रखो, ये सचेत मन है, ये अचेत मन है, और ये सचेत अचेत की दीवार है। यानी वो चीज जो हाथों हाथ याद आती है सचेत मन में होती है, वो चीज जो थोड़ी देर याद करने पे याद आती है वो आपकी सचेत अचेत की बाउंड्री लाइन पे है, और वो चीज याद ही नहीं आती है, अचेत मन में ही होती है। अरे वो कहां होती है? अचेत मन में। जैसे कि मैं तुम्हें पूछ लूं, अरे जैसे कि मैंने तुम्हारा नाम, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम, तुम्हारा गांव गली चौराहे चबूतरे का नाम पूछा, दैट इज योर प्रेजेंट इन कॉन्शियस माइंड। मैंने मान लीजिएगा तुम्हें डेफिनेशन पूछ लीजिए, पीडियाट्री की डेफिनेशन किसने दी, तो तुमने थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाया, उसके बाद नाम बता दिया, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस।
सबकॉन्शियस, नॉरसेट के अंदर 30 क्वेश्चन कॉन्शियस में होते हैं, 50 क्वेश्चन सबकॉन्शियस में होते हैं, 20 क्वेश्चन अनकॉन्शियस में होते हैं। लास्ट हो गया अनकॉन्शियस का मतलब सर वो चीज जो मर खप जाऊं लेकिन याद नहीं आएगी, अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है, ध्यान रखिएगा। तो अब ध्यान रखिएगा सप्रेशन का मतलब कॉन्शियसली, सप्रेशन का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्शियसली यानी जानबूझ के। कॉन्शियसली का मतलब क्या देखने को मिलता है, जानबूझकर। अरे जानबूझकर किसी बात को कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में भेजना सप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए नॉरसेट का 7 तारीख को एग्जाम देने जाओ और बीच सड़क में एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट का मामला हो जाए, या जैसे कि मान लीजिएगा मुझे प्री के दिन एक बच्चे ने मैसेज किया था, वो पता नहीं उनका सेंटर कहीं बाहर था, उनकी ट्रेन लेट हो गई, उन्होंने मैसेज किया था कि सर मेरे मॉर्निंग शिफ्ट में शायद पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट में शायद 8 बजे से अलाउ किया था, 8:30 तक एंट्री थी और 9:30 से पेपर था, 9:30 से 11 बजे तक। तो जो भी ऐसा ही कुछ मामला था, तो उस बच्चे ने मुझे यही बोला था कि सर मेरी ट्रेन जो सुबह 6 बजे पहुंचनी थी वो ट्रेन ही 8:30 पहुंची, और जब मैं सेंटर पे पहुंचा तो सेंटर पहुंचते ही सेंटर वालों ने मुझे मना कर दिया, तो वो दिमाग में बहुत स्ट्रेस बढ़ गया। अब वो स्ट्रेस बढ़ गया तो वो स्ट्रेस को जानबूझ के भूलना चाहते हैं, जानबूझ के भूलना चाहते हैं, तो सप्रेशन कहलाएगा। कुछ समय बाद वो अपने आप अपने कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस में चला जाए, यानी ये माइंड में अनकॉन्शियसली चला जाए। अनकॉन्शियसली का मतलब हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि ये बात हमारे सचेत से अचेत जाए, लेकिन समय के साथ चली जाती है। जैसे कि भैया जी 5वीं क्लास में खूब सारे दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, 8वीं में 10वीं में हुआ होगा, कॉलेज में हुआ होगा, तू तड़ा कभी कभार हुआ होगा, बीबी बच्चों के साथ झगड़ा होता है, मम्मी पापा के साथ होता है, और वो कुछ समय बाद अपने आप भूल जाते हैं। तो अपने आप भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। भूलने की कोशिश कर रहे हो, सप्रेशन, अपने आप भूल जाएंगे, रिप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिप्रेशन। और इधर क्या लिखा है मैंने, रिग्रेशन का मतलब 55 से बचपन में चला जाना। अरे रिग्रेशन का मतलब प्यारे दोस्तों किसी भी व्यक्ति का 55 से बचपन में चला जाना। अरे किसी भी व्यक्ति का 55 से कहां चला जाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे कहां चला जाना, बचपन। ध्यान रखिएगा 55 से बचपन में चला जाना रिग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा सप्रेशन, रिप्रेशन और रिग्रेशन, ये समझ में आ गया। इसके अलावा खूब सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि भैया जी आपने नाम सुना होगा कंपनसेशन, कंपनसेशन नाम सुना होगा। इसके अलावा नाम सुना होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन नाम सुना होगा प्यारे दोस्तों। सब्लीमेंशन, सब्लीमेंशन नाम सुना होगा। डिस्प्लेसमेंट नाम सुना होगा। अनडूइंग। तो ध्यान रखिएगा कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति होता है, यानी एक फील्ड की कमी दूसरी फील्ड में पूरी कर देना। जैसे कि रंग में काला है लेकिन साइंटिस्ट बन गया अय्यर भाई। अरे ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी, रंग में काला है लेकिन साइंटिस्ट बन गया अय्यर भाई, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। सचिन पढ़ाई में 0, क्रिकेट में हीरो, कंपनसेशन। अरे महेंद्र सिंह धोनी पहले गरीबी से आया लेकिन क्रिकेट का बेदाज बादशाह बन गया, ये क्या है, कंपनसेशन है। अरे क्या देखने को मिल रहा है, कंपनसेशन वाली चीज देखने को मिल रही है। कोई हैंडीकैप वाले की नौकरी लग जाना, अरे ये सारी चीजें क्या देखने को मिलती है, कंपनसेशन। दूसरा लिखा है सब्स्टिट्यूशन यानी अल्टरनेट। हायर लेवल से जो टारगेट सेट किया वो अचीव नहीं करने पे लोअर लेवल पे सेटिस्फेक्शन फील करना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अरे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। आपका ख्वाब था एमबीबीएस में लगना, आपका ख्वाब था एमबीबीएस करना, जो नीट का एग्जाम क्लियर करना नहीं हुआ तो आपने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। तो भैया जी एमबीबीएस नहीं नर्सिंग ही सही, एमबीबीएस नहीं नर्सिंग ही सही। अरे भैया जी बीएमडब्ल्यू नहीं, भैया जी बीएमडब्ल्यू नहीं स्विफ्ट ही सही, या बीएमडब्ल्यू नहीं अल्टो ही सही। अरे रेंज रोवर नहीं लेकर के छोटी सी कोई बाइक को ले लेना, बड़े हायर लेवल को अचीव नहीं करके लोअर ले लेना, एम्स में नहीं लग के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रह जाना, सरकारी स्कूल का टीचर नहीं बन के प्राइवेट स्कूल का टीचर बन जाना, दैट इज कॉल्ड। अरे ध्यान रखिएगा उसका क्या देखने को मिल रहा है, सब्स्टिट्यूशन अल्टरनेट। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, सब्लीमेंशन का मतलब अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, या सोशली अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट कर देना। नेगेटिव एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जिसको लोग देख करके बहुत ज्यादा, जैसे कि कई शक्तिशाली लोग होते हैं, बड़े यूं बहादुर जैसे होते हैं, गुस्सा आया किसी का जबड़ा तोड़ दिया, किसी का ये कर दिया, लड़ाई कर दिया, लड़ाई में इतना गुस्सा आया उठा के फेंक दिया, ये
तो सारे लोग उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, ये बेवकूफ की तरह पहलवान की तरह बनता है, ये करता है। उसने क्या कर दिया, अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में डाल दिया। अरे नेगेटिव का मतलब जब वो कॉलोनियों में लड़ाई करता था तो लोग लुच्चा लफंगा बोलते थे, लेकिन उसको छोड़ के वो रेसलर बन जाता है, बॉक्सर बन जाता है, तो क्या हो गया, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में डाल दिया। ये क्या कहलाया, सब्लिमेंशन। खूब सारे लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा, अरे अपनी शायरी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, मान लीजिएगा कोई बंदा शायरी बोलता है कि मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, अरे बदलने को तो इन आंखों के कम मंजर नहीं बदले, तुम्हारे प्यार की सदी में हमारे गम नहीं बदले, मिलोगे जब अगले जन्म में मुझसे तो पाओगे बदल की इस दुनिया में तुम फिर भी ना बदले। अरे आंखों के खुमार को देखा, आंखों के खुमार को देखा, बदलती दुनिया को देखने की कोशिश की, रुस्तम में शायर में सारनाना अंदाज ने चलने लगा, सुबह के सावन को सामने के पावन में ढलते हुए देखने को लगा, ये बारिश की बूंदे, अरे ये बारिश की बूंदे, ये आंखों की नमी, धरती के आंचल को आसमान तक भांपने की कोशिश की है, सुबह किताबों में सामने धूल ने ढटने लगी, अरे हवाओं के बादल में हवाओं की सूरज की रोशनी में चमकने लगी। ऐसी लाइनें बोलता था तो लोगों ने पागल समझ लिया। लेकिन अगर उसने कोई किताब लिख दी तो प्यारे दोस्तों वो क्या हो गया, यानी कोई शायर अपनी किताब लिख के लॉन्च कर देता है, ये क्या कहलाती है, सब्लिमेंशन कहलाता है। शायरी बोली तो लोगों ने प्यारे क्या समझ लिया, हल्के में ले लिया, लेकिन जब उसने उसी शायरी की किताब लॉन्च कर दी तो ये क्या कहलाया, सब्लिमेंशन कहलाया। अरे बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति वाला फुटबॉलर बन जाता है, क्रिकेटमैन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, उसे क्या बोला जाता है, अरे सब्लिमेंशन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ गया डिस्प्लेसमेंट का मतलब कहीं का गुस्सा कहीं पे, अरे ध्यान रखिएगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी एनर्जी को, अपने गुस्से को लोअर लेवल पे निकाल देना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ऑफिस में बॉस ने, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफिस में बॉस ने बहुत ज्यादा डांट खिला दी तो घर पे जाकर के भैया जी बच्चे को, पत्नी को डांटने लगे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या फिर मामला उल्टा हो सकता है, घर पे पत्नी ने बहुत ज्यादा डांट दिया तो जाकर के सिक्योरिटी वाले को डांट रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। अरे बॉस ने ज्यादा डांट दिया तो अपने जूनियर को डांट रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। या कई बार एग्जामिनर बोल देता है कि मम्मी पापा ने बच्चे को डांट दिया, बच्चा बाहर निकल के कुत्ते को पत्थर मार रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, लोअर लेवल पे गुस्से को डाइवर्ट कर देना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अनडूइंग का मतलब करने वाले काम के लिए पहले ही एक्सक्यूज ले लेना, अनडूइंग कहलाता है। करने वाले काम के लिए पहले ही एक्सक्यूज ले लेना, अनडूइंग। जैसे कि ये पाया जाता है ओसीडी जैसे लोगों में, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे बहुत बढ़िया। शायरिया बहुत है बेटा, अपन कोई रट के थोड़ी बोलते हैं कि आज ये रट के आए हैं, ये है वो है, बहुत है शायरिया, चिंता भी मत करो। शायरियां पूछनी है तो ऑफलाइन वालों से पूछो। अनडूइंग का मतलब क्या हो गया, पहले ही ओसीडी जैसे कि ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर वाले को पहले ही बोल दिया, सॉरी आपको हाथ धोना पड़ेगा, सॉरी ये करना पड़ेगा, ये वो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। खूब सारी शायरियां देखने को, खूब सारी डिफेंस मैकेनिज्म होती है। अति महत्वपूर्ण जो कंफ्यूजन वाली, एक तो 3 ये होती है, एक 3 ये होती है, ये बता दी, 2 ये आपके सामने बता दी, रिप्रेशन प्रोजेक्शन बता दिया, एक नाम आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जस्टिफिकेशन देना। अरे जस्टिफिकेशन देना, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए फेल हो गया, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए फेल हो गया, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। इसके अलावा इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब कोई भी चीज जो ट्रॉमेटिक थी उसके लिए बहुत ज्यादा अध्ययन करना, इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहलाता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब किसी भी पर्सनैलिटी को लेकर के कट कॉपी पेस्ट कर देना, आइडेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अरे किसके नाम से जाना जाता है, आइडेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये अति महत्वपूर्ण जो आपके सामने देखने को मिलती है वो सारी की सारी क्या छाप दी अपने। इसके अलावा कोई डिफेंस मैकेनिज्म जो फटाक से कमेंट कर दो कौन सी बच गई। रैशनलाइजेशन बता दिया, जस्टिफिकेशन देना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा अंगूर खट्टे हैं, ये सारी की सारी क्या थी, अपनी गलती को स्पेशल पर्सन पे डालना प्रोजेक्शन है, और दूसरे लोगों पे डालना रैशनलाइजेशन है। दोनों में बस यही फर्क है, ग्रुप पे डालो रैशनलाइजेशन, एक पर्सन पे डालो कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर आपने एक फील्ड की कमी को दूसरे में पूरा कर दिया। मान लीजिएगा किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे ऊपर दाग है लेकिन उसकी सरकारी नौकरी लग गई, अब उसके कोई दाग देख ही नहीं रहा है, उसका बैंक बैलेंस देख रहा है। कोई भी व्यक्ति है मान लीजिएगा तो बोलने में तुतला के बोलता है लेकिन किसी कंपनी का मालिक बन गया, अब कौन बोले कि मेरा बॉस तोतला है, कोई नहीं बोलेगा, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। मोटिवेशन का मतलब एनर्जी सोर्स को खींचना मोटिवेशन कहलाता है। रिसर्च मैनेजमेंट के अंदर डीप में बताया जाता है, पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, हायर लोअर मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है।
रिप्रेशन बता दिया। इंट्रोजेक्शन का मतलब है सामने वाली की पर्सनैलिटी को कॉपी करना। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, यानी करना कुछ और है, एंड मूवमेंट में चीजों को चेंज कर देते हो। आइसोलेशन का मतलब खुद को विड्रॉल कर लेना। आइसोलेशन का मतलब खुद को विड्रॉल कर लेना प्यारे दोस्तों। इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब गहन अध्ययन करना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पर्सनैलिटी को खींचना। दाग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। और कुछ बच गई तो बोलो। सारी की सारी डिफेंस मैकेनिज्म हो गई। बोलो भगत और भगवान की जय। चलेगा प्यारे दोस्तों, इसी के साथ में समय की सीमाएं हो चुकी है समाप्त। आई होप आप सब लोगों ने आज के दिन के धुआंधार सेशन को किया होगा, बहुत अच्छे से एंजॉय, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ पुरानी चीजें रिवाइज हुई होगी, पूरा जोश जुनून पागलपन बढ़ा होगा। कल फिर मिलेंगे पूरे जोश जुनून पागलपन के साथ में आपके अपने 360 डिग्री में, जहां कंसेप्ट लॉजिक रैशनल को लाया जाएगा और सफलता को सुनिश्चित करवाने की तमाम विधियों को खोला जाएगा। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और वो कहते हैं ना, नाजनी निगाहों से न देख हम दरिया में ना कर आए हैं, और हवाएं क्या खाक हमारा रास्ता रोकेगी, हम तो तूफान से टकरा करके आए हैं। तो तूफान से टकरा के जाएंगे, सफलता को सुनिश्चित करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के पूरे जोश के साथ तैयारी कीजिएगा, उनके सपने साकार करो, अपने सपने अपने आप साकार हो जाएंगे। चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट रखिएगा। आज के सेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।